Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. I have been teaching to students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996. Today in this class, I am going to give you a brief introduction about a subject which has been newly introduced in the BA Economics Honors Semester 5 and the name of the subject is Advanced Econometrics. वैसे ये सब्जेक्ट पहले भी था, नया कहना पूरी बात सही नहीं है। पहले इसका नाम होता था अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं। एक एक चेंज है कि रीडिंग बदल गई है, पहले सिर्फ गुजराती थी, अब वुलरिज लग गई है। अभी रीडिंग्स बताऊंगा आपको। एक ये मेजर चेंज है। बाकी सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। आप कह सकते हैं 80% सिलेबस पुराने वाला ही है, 20% नया है। So in this class I'll give you a brief introduction about what we are offering in our coaching. I'll tell you the syllabus, I'll tell you the books which we have to refer and the examination pattern भी discuss करेंगे. We will discuss the exam pattern as well. तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे इस वेब पेज पर है। ये वेब पेज आपको मिल जाएगा। हमारी ये वेबसाइट है www.primeacademy.in। उसमें मेन्यू ऑप्शन में ये यूजी कोर्सेज का मेन्यू है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। इसके अंदर सबसे ऊपर है इको ऑनर्स DU। इसके अंदर सेमेस्टर 5 में जाएंगे। जब आप सेमेस्टर 5 में जाएंगे, सेमेस्टर 5 में जाकर ये आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और इसमें से फिर आपको जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं वहाँ से एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के पेज पे को सिलेक्ट करना है, तो आप इस वेब पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। वेल दिस सब्जेक्ट इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है और जिन बच्चों ने एडवांस इकोनोमेट्रिक्स को ऑप्ट किया है वही इसको पढ़ने वाले हैं। तो और कोई सब्जेक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी वेब पेज पे है। आप इन सब्जेक्ट्स पे क्लिक करके अगर आपका कोई और सब्जेक्ट इलेक्टिव है तो उस बारे में जान सकते हैं। अगर कोई कोर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें तो वो भी यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। सो टू बिगिन विद व्हाट वी ऑफर इन आवर कोचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोवाइड यू फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स। देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं वो जानते हैं इस बात को। हम आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक के लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। बेसिक टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं और लेक्चर्स में हम लोग थ्योरी पोर्शंस कवर करते हैं, न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं और जो रीडिंग से बैक क्वेश्चंस है वो कवर करते हैं और जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो कवर करते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये सब्जेक्ट आप ये नहीं कह सकते प्योरली न्यू सब्जेक्ट है। पहले अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स के नाम से DU में सेमेस्टर 5 में रहता था सब्जेक्ट, ये अब एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के नाम से है। मैंने जैसे बताया ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम है, 20% के आसपास डिफरेंस है। तो जो सेम सिलेबस है उसके ऑब्वियसली PYQs हैं और वो सब आपको सॉल्व वीडियोज़ में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में हम लोग आपको कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके साथ वहाँ पे आपको मिलते हैं, नोट्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, PYQs आपको मिलते हैं, MCQs वो सब वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप वो नोट्स के क्वेश्चंस को कम्प्लीटली अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। फिर अब जब वीडियो से पढ़ लिए न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपने या जो बैक क्वेश्चंस हैं नोट्स के वो सॉल्व कर लिए या और भी कोई सोर्स आपके पास है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आप रीडिंग के बैक क्वेश्चन और अदरवाइज कोई और बुक के करना चाहते हैं तो भी अप्रिशिएट आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो क्वेरीज कैसे सॉल्व होंगी? क्वेरी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मीडियम है। एक सबसे पॉपुलर मीडियम जो है, जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, वह है ऑनलाइन डाउट सेशन। इसमें हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। लाइव क्लास का आपको लिंक आता है, आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, 1-to-1 सेशन होता है और आप अपनी क्वेरीज डिस्कस करते हैं और हम आपके साथ आपकी क्वेरीज सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज को हम यहाँ पे वेबसाइट पे एक डिस्कशन फोरम प्रोवाइड करते हैं, उसमें पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कॉल में कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कॉल पर डिस्कस करना मुश्किल होता है। तो ज़्यादा आसान क्या है कि हम लोग लाइव सेशन करते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ लाइव। 1-to-1 इंटरेक्शन चल रहा होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद आपने पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब आपने डाउट से पूछ लिए, अब टेस्ट कैसे लिए जाएंगे? टेस्ट के 2-3 रास्ते हैं। एक तो मॉक टेस्ट वेबसाइट पे लगे होते हैं, ये MCQ फॉर्म में होते हैं। तो चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं उसका मॉक टेस्ट वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सब्जेक्टिव टेस्ट देना है तो जो हम सामने से अनाउंस करते हैं तो बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट का आंसर भेजते नहीं है, समस्या ये। लेकिन जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं वो जिस चैप्टर का टेस्ट वो प्रिपेयर कर चुके हैं, वो हमको इंटीमेट करते हैं, सर चैप्टर का टेस्ट मैं देना चाहता हूँ। हम सब्जेक्टिव टेस्ट बनाकर उनको मेल या व्हाट्सएप करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हमें वापस रिवर्ट करते हैं।
उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, और मैं पर्सनली चेक करके आपको भेजता हूँ कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है, क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है पूरा ये सिलेबस का। ये कर लेने के बाद एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आ सकती। तो ये तो पहली बात होगी जो हम अपनी कोचिंग में आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पे इसी वेब पेज पे डेमो लेक्चर्स मैंने लगा रखे हैं, जो बच्चे डेमो देखना चाहते हैं यहाँ डेमो लेक्चर्स लगे हैं, कुछ और भी लग जाएंगे कुछ समय में, भी अभी इतने लगे हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, और जो पीडीएफ नोट्स देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको पीडीएफ एक चैप्टर का डाउनलोड हो जाएगा, आप इजीली उसको देख सकते हैं। अब अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो पहले सिलेबस मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। हमारे पास मेनली 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट से कुछ नहीं आता है, क्यों नहीं आता अभी बता दूंगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट से आएगा। सेकंड यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, कंपलसरी क्वेश्चन होगा वो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और आपको उन 5 में से कोई 4 करने होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई 4 करने होंगे। तो 20 × 4 80 मार्क्स के हो गए। 10 मार्क्स का यूनिट 2 का क्वेश्चन है, तो ये आपका 90 मार्क्स का पेपर हो गया। अभी ये बताऊंगा यूनिट 2 में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो बता दूंगा आपको मैं, क्योंकि वही आता रहा है हमेशा और वही आएगा अभी। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट है, कंटिन्यूअस असेसमेंट है, वो सब तो आपकी क्लास की परफॉर्मेंस से बेस्ड होती है। ठीक है, तो मेनली आपको यूनिट 2 और यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आता है बार बार, बताऊंगा कौन सा चैप्टर है वो। और यूनिट 3, 4, 5 में क्या क्या है वो अभी मैं सिलेबस में आपके साथ करने वाला हूँ डिस्कस। यहाँ पे हमारे पास 2 बुक्स हमको रेफर करनी है, एक है वुडरिज और एक है जेम्स स्टॉक। मेनली सिलेबस हमारा वुडरिज में से फ्लो करेगा, और कुछ कुछ टॉपिक्स कुछ कुछ जगहों पर जेम्स स्टॉक में से हैं। तो प्राइमरी जो टेक्स्ट है हमारा वो वुडरिज है। इससे पहले प्राइमरी टेक्स्ट हमारा लास्ट ईयर तक गुजराती रहा करता था और वुडरिज सपोर्टिंग टेक्स्ट में था। अब प्राइमरी टेक्स्ट इस बार से वुडरिज है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, सिलेबस की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 5 यूनिट्स में बता दी आपको। फर्स्ट यूनिट जो है इट इज़ अबाउट स्टेजेस इन एम्पेरिकल इकोनॉमिक रिसर्च। बेसिक इंट्रोडक्शन है, डेटा किस तरह का होता है, इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपने सेमेस्टर 4 के भी फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी, वही सब बातें यहाँ पर भी। तो एक बहुत बेसिक सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इकोनोमेट्रिक्स का, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। और ये जो चैप्टर है आप पहले से जानते हैं जो सेमेस्टर 4 में, क्योंकि आप लोग इकोनोमेट्रिक्स पढ़कर आए, वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट था, आपने पढ़ा है। ऑप्शनल होता था, मैं डाउट करता किसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा हुआ आपने, तो इसलिए ये जो चैप्टर है लेक्चर मिलेगा आपको इसका हमारी तरफ से, लेकिन ये बहुत यूज़फुल चीज़ नहीं है। यूनिट 2 में भी देखिए जो टॉपिक्स हैं, इनिशियल जो टॉपिक्स हैं वो सब सेमेस्टर 4 में पढ़ कर आए हैं। सिंपल रिग्रेशन आप सेमेस्टर 4 में पढ़ कर आए हैं। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, CLRN की अजम्पशन क्या है, गॉस मार्कov थ्योरम क्या है, गुडनेस ऑफ फिट क्या है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये सब आप सेमेस्टर 4 में पढ़ कर आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि यूनिट 2 में से एक क्वेश्चन आना है तो यहाँ से नहीं आएगा। मल्टीपल रिग्रेशन आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है, इसकी रिग्रेशन की मल्टीपल रिग्रेशन में रिग्रेशन की मॉडल की फिटिंग आप पढ़ कर आए हैं, आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ कर आए हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, जॉइंट टेस्ट, OLS, गुडनेस ऑफ फिट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब ओवरऑल सिग्निफिकेंस, ये सब पढ़ कर आए हैं। R², एडजस्टेड R², ये सब पढ़ कर आए हैं आप लोग, तो और उसका एग्जाम भी क्लियर करके आ चुके हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। फंक्शनल फॉर्म में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको रिपीट करवा रहे हैं। एक है लॉग लीनियर मॉडल, जिसको लॉग लिन भी बोलते थे, उसके बाद एक लॉग लिन, लिन लॉग, और एक है आपके पास रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, आउटसाइड चांस है रिग्रेशन थ्रू ऑरिजिन का एक पार्ट का क्वेश्चन आ जाने का, बाकी कहीं और से आएगा इसका चांस बहुत कम है। फिर मॉडल स्पेसिफिकेशन, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग। अच्छा, इन चैप्टर्स में कुछ कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे मेनली तो वही है जो आप पहले पढ़ कर, कुछ कुछ नई बातें यहाँ पर ऐड हुई हैं, वो लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी, बहुत मगर बहुत माइनर है वो चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए उन पे क्वेश्चन आउटर राइट क्वेश्चन बनेगा, इसका चांस बहुत कम है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो इस चैप्टर 6 से बनेगा, और ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। यानी आपने जो रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में OLS एस्टिमेशन कैसे करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में गॉस मार्कov थ्योरम वेरीफाई कैसे करनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वो जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में यूनिट 2 में से, वो सिर्फ यहीं से आएगा, चैप्टर नंबर 6 जो मैट्रिक्स फॉर्म है। यह नया कंसेप्ट है, क्योंकि अब तक जो आपने चीज़ें देखी वो सब पहले से आप पढ़ कर आए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आने का चांस कुछ नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन क्यों आएगा जो पहले से आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स अप्रोच से, बहुत डिटेल मैंने डिस्कस किया आपके साथ।
ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। शुरू में आपको आधा घंटा लगेगा उसको पहले ग्रास्प करने में। मैंने चीज़ों को पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक चीज़ें बताई हैं कि सिंपल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स अगर एक बार आप ध्यान में कर लेंगे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आगे फिर नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, और क्योंकि अब यहाँ से मेनली यहाँ से शुरू होती है आपकी एडवांस इकोनोमेट्रिक्स यूनिट 3 से। सबसे पहले टॉपिक है यहाँ पे लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए आप डमी वेरिएबल्स पढ़कर आए थे, याद है आपको? डमी वेरिएबल्स में आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो क्वालिटेटिव है तो क्या होगा। आपने ये नहीं पढ़ा था कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y, जिसको आप बोलते थे y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 ऐसे करके, वो जो y है अगर वो y क्वालिटेटिव हो जाए तो क्या होगा। वो यहाँ पढ़ेंगे लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स में। इसके अंदर आप पढ़ेंगे लॉगिट मॉडल, प्रॉबिट मॉडल, टॉबिट मॉडल। ये सब मॉडल्स हैं जिसमें हम लोग अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव फॉर्म में है तो कैसे उसको मॉडल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा सर, ठीक है। ये नया कंसेप्ट है, पहले अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था अभी ऐड हुआ है, पहले से भी था और हर बार उसमें से क्वेश्चन आता था, तो आपको भी क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। अभी यहाँ पे 90 मिनट्स नज़र आ रहा है आपको क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं इस बार। पिछली बार तक खाली ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ आईवी है यहाँ तक था, यानी शुरू के 3 जो टॉपिक्स लिखे सिर्फ यही होते रहे पिछली बार तक। अब ये बाकी के टॉपिक्स इस बार ऐड हुए, पहले नहीं होते रहे सिलेबस में। तो अभी ये रिकॉर्डिंग में है, तो फाइनली मेरे को लग रहा है कि ये लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे तक बनेगा प्रॉपर पूरा चैप्टर जो है। एक छोटी सी बात समझिए, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल क्या होता है। जिससे आपने पढ़ा वेजेस जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड करती हैं। जितने आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये प्रोग्राम पढ़ सकते थे अगर ग्रेजुएशन ही करना था। तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो जॉब के लिए आपको अपनी एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है। फिर इसके बाद कुछ बच्चे मास्टर्स भी करेंगे, कुछ MBA करेंगे, कुछ MA इकोनॉमिक्स करेंगे, कुछ PhD करेंगे, कुछ और आगे पढ़ेंगे। तो अब ये जो एजुकेशन है इसका जॉब पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बात तो सच है। लेकिन अगर 2 बच्चे एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में एक साथ पढ़ते हैं और एक बच्चा जो है उसकी जॉब का पैकेज लगता है 10 लाख का, दूसरे का जॉब का पैकेज लगता है 3 लाख का, तो ऐसा क्यों है? अब यहां फर्क क्यों है? दोनों ने, मान लीजिए दोनों के मार्क्स भी सेम है, दोनों का 9.5 CGPA है, ठीक है, इको ऑनर्स के अंदर दोनों के मार्क्स एकदम सेम है, लेकिन एक बच्चे की जॉब लगी 10 लाख का पैकेज, एक की जॉब लगी 3 लाख का पैकेज। अब ये फर्क क्यों है? ये फर्क जो है ये उनकी एबिलिटीज की वजह से है। मार्क्स स्कोर करना एक बात है, नॉलेज होना दूसरी बात है, ठीक है, और उस नॉलेज को अप्लाई करना एक तीसरी बात है। पहली बात है मार्क्स स्कोर कर लेना, दूसरी बात है नॉलेज होना। कुछ बच्चे तो रट्टा मार के भी मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है, कुछ पूछो तो हवा हवा उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको आता बहुत कुछ है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो मार्क्स भी स्कोर करते हैं, उनको नॉलेज भी पूरी है और रियल लाइफ में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी की बात हो गई। अब एबिलिटी भी तो एक फैक्टर है, लेकिन एबिलिटी को जज कैसे करोगे? एबिलिटी को मेजर करने का कोई मेथड तो आपके पास है नहीं, अब जज कैसे करोगे? कोई ऐसा वेरिएबल जो अनऑब्जर्वेबल है, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, मगर वो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वेरिएबल्स के लिए मेनली और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने एक बताया से, वो बाकी सब चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि अनऑब्जर्वेबल है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं आईवी, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। तो एबिलिटी का आप एक आईवी यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ यूज कर सकते हैं। जिसका IQ ज्यादा है ऑब्वियसली उसमें एबिलिटी भी ज्यादा होगी, जिसका IQ कम है उसमें एबिलिटी कम होगी। कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ आपको। तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और अब क्योंकि पिछली बार खाली ऊपर के 3 टॉपिक्स से अब इसमें मल्टीपल रिग्रेशन भी ऐड कर दिया, 2 स्टेज, लीस्ट स्क्वायर, मल्टीकुलरिटी, ये सब चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जामिनर का एम्फेसिस अब यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूरा का पूरा 20 नंबर का इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल का आपके सामने आ जाए। इस बात की भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई एक चैप्टर इसको अगर नाम लिया जाए
तो वो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने उनमें से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आईवी में से आ जाए। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ जगहों पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा। कोई बात समझ ना आए तो मेरे साथ डिस्कस करते रहिएगा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे सामने साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक है, बताता हूँ क्या होता है। देखिए, आप पढ़कर आते हैं, आपने मैक्रो पढ़ा, आपने वहाँ पे पढ़ा कि नेशनल इनकम में पढ़ा था y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी जीडीपी डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वन वाई माइनस टी, यानी y डिपेंड्स अपॉन c एंड c डिपेंड्स अपॉन y। तो एक जगह जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक जगह जो है c डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट c इंडिपेंडेंट, और दूसरी जगह c डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट। तो अब इनको आप इवेल्युएट कैसे करेंगे इस मॉडल को? इसकी इवेल्युएशन करने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मेथड, जहाँ पे अगर ऐसे वेरिएबल्स हो जहाँ पे एक वेरिएबल एक जगह डिपेंडेंट है, दूसरी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट है, और दूसरी में जो इंडिपेंडेंट है वो पहली में डिपेंडेंट है, तो ऐसा होने पर हमको यूज करना पड़ता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, और इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स और भी कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। नया कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन एक आएगा, 10 नंबर का आ सकता है, 12 नंबर का आ सकता है, क्वेश्चन एक आएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने, और वो है पैनल डेटा। देखिए, ये जो पैनल डेटा है यूनिट 4 के अंदर, ये पैनल डेटा क्या होता है? आपने पढ़ा था कि डेटा जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास टाइम सीरीज डेटा, एक होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। यानी मान लीजिए मैं एसआरसीसी कॉलेज के बच्चों का डेटा, एक ईयर के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो वो क्या है? वो क्रॉस सेक्शनल डेटा है। कुछ बच्चे इको ऑनर्स के लिए, कुछ बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। लेकिन अगर मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करता हूं, 2010, 2011, 2012 से लेकर 2024 तक का डेटा अगर मैं कलेक्ट करता हूं, तो ये टाइम सीरीज डेटा है। और अगर मैं दोनों को एक साथ कलेक्ट करता हूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टाइम सीरीज है और साथ साथ जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है, उनको एक साथ अगर कलेक्ट करता हूं और एक साथ प्रेजेंट करता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पैनल डेटा। ये पूलिंग ऑफ डेटा कहलाता है बेसिकली, वी कॉल इट पैनल डेटा, जहां पे दो डायमेंशंस हैं, एक है टाइम और एक है स्पेस, ठीक है। तो एक तो टाइम डायमेंशन है कि आप टाइम सीरीज डेटा ले रहे हैं, और दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शनल डेटा भी आप साथ साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है पैनल डेटा। अब ये पैनल डेटा का मॉडल कैसे बनेगा, उस मॉडल में हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब यहाँ पे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं ये बताना भूल गया, मैंने लिखा वैसे यहाँ पे आपके सामने, वुलरिज में से आपको पढ़ना है बेसिकली चैप्टर ये वाला, बाकी चैप्टर से मैं बोलना भूल गया, देखिए वहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ये एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉडल्स जो आपको स्टडी करने हैं, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे करना होगा, तो इसको ध्यान से पड़ेगा। यहाँ से पॉसिबिलिटी है फुल फ्लेज क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने की, मगर उतनी नहीं है जितनी आईवी की है, राइट। आईवी थोड़ा सा ऐसा स्लाइटली इसके ऊपर एज रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो कि लास्ट चैप्टर है, वो है डायनेमिक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स। ये भी पैनल डेटा पे बेस्ड होते हैं। ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, डीयू ने इस बार ये सिलेबस, ये चैप्टर सिलेबस से ट्रंकेट कर दिया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स, मगर एक ही रखा, फिक्स्ड इफेक्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल्स रखा है सिर्फ, बाकी सब उड़ा दिए। बाकी सब के सब टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, सिर्फ सेक्शन 14.1 वुडरिज का हमको पढ़ना है, बाकी सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो अब ये छोटा रह गया है, पहले ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसमें बहुत सारे मॉडल से आईवी की टक्कर का चैप्टर था ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉडल थे और इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन एक आता था। अब क्योंकि एक ही इसमें टॉपिक रह गया है, तो कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा, कितनी वैल्यूज़ की होगी, कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके सामने अब क्या है सिचुएशन कि आपको 5 क्वेश्चन आपको देगा वो, तो 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो सब क्वेश्चन 20 नंबर के पूरे तो होंगे नहीं, किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, किसी में 3 सब पार्ट्स होंगे, तो एक सब पार्ट तो इसके ऊपर ज़रूर होगा। किसी क्वेश्चन में 6 नंबर का भी हो सकता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, 10 मार्क्स का भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन हाँ अब उसकी उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रही जितनी पहले थी। तो अब आप देखिए आपके सामने पूरा सिलेबस का एनालिसिस हो गया। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कशन करूंगा जब एग्जाम नज़दीक आएगा, तो आपको एक बार बताऊंगा कि आपको जो जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको आप थोड़ा सा लाइट लेके चल सकते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने की, बिल्डिंग करने की बात है कि जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उस बारे में बात करेंगे हम लोग कि स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है, किस टॉपिक को। जैसे मैंने अभी आपको एक बात तो खुले तौर पे बोल दी है कि जो मैट्रिक्स है उसका क्वेश्चन आने वाला है, मैट्रिक्स अप्रोच का 10 नंबर का। आईवी का क्वेश्चन मैं तो ऐसा मानता हूँ 20 नंबर का आएगा जी, ठीक है। वो 20 का नहीं तो 15 का आ जाए, 14 का आ जाए, लेकिन मेरे को तो लगता है 20 का पूरा क्वेश्चन आने वाला है। तो 30 नंबर का तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए एनालिसिस यहाँ पे हो ही गया। बाकी एक क्वेश्चन पैनल डेटा का आएगा, मैंने बताया आपको, और बाकी जो सब पार्ट्स में बनकर आएंगे, कोई 12 नंबर का, कोई 10 नंबर का, कोई 8 नंबर का, ऐसे बनकर आएंगे। खैर इसका एनालिसिस हम लोग एंड में जाके करेंगे। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था इस सब्जेक्ट का, जो कि इसका नाम है एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स। ऑब्वियसली इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उन्हीं बच्चों ने लिया होगा जिन बच्चों को सेमेस्टर 4 में इकोनोमेट्रिक्स पसंद आया था, या फिर उन बच्चों ने लिया होगा जिनके कॉलेज ने ज़बरदस्ती उनका सब्जेक्ट ही पकड़ा दिया, ठीक है। मगर इस बात को आप इस बात के लिए रेस्ट अश्योर्ड रहिए, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपको बहुत दिक्कत दे। इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सिलेबस है कैसे पूरा होगा, बहुत बर्डन डालने वाला सब्जेक्ट नहीं है। एक बात मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे ये सब मॉडल जो हैं इसके ऊपर इनको हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आर। तो आर की हेल्प से इन मॉडल्स को वहाँ पे हम आर में प्रेजेंट करेंगे, मॉडल्स की डराइव भी करेंगे, प्रेजेंट करेंगे आर में कैसे सब करना है, वो सब आपको यहाँ पे लेक्चर में करवाऊंगा मैं। लेकिन डी में प्रैक्टिकल तो खाली वो नाम के लिए पूछते हैं, एक्चुअली में पूछते नहीं हैं, ठीक है। बच्चों से बोल देते हैं कि मॉडल बना लो, बच्चे बना देते हैं, लेकिन वो बहुत काम आता नहीं है। मेन जो फोकस रहता है वो इस थियोरेटिकल पोर्शन पे रहता है। थ्योरी मतलब जो आपको राइटिंग में करना है उसके ऊपर रहता है। इसमें मेनली जैसे इकोनोमेट्रिक्स था, जो क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशंस के आते हैं, या स्टेप्स लिखने होते हैं कि इस टेस्ट के ये स्टेप्स हैं, या आपको थोड़ा डेटा देगा और स्टेप्स आपको अप्लाई करने होते हैं, वही सब यहाँ पे भी होगा। जैसे आप वहाँ पढ़ के आते थे मल्टीकुलरिटी के कंसिक्वेंसेस लिखो, हेट्रोस्केलास्टी के कंसिक्वेंसेस लिखो, रेमेडियल मेजर्स लिखो, ये टेस्ट जो है इसका डेटा दे दिया, इस टेस्ट को अप्लाई करके दिखाओ, वो सब यहाँ भी चलेगा, वैसे ही चलेगा। ये चीज़ डिराइव करके दिखा दीजिए, वो सब वैसे के वैसे यहाँ भी चलने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये सब ऑल इन ऑल क्रक्स है इस सब्जेक्ट का। होपफुली बातें आप समझ गए। फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई ऐसी बात है जो आपको पता नहीं चल रही है, जिसके बारे में कुछ और क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। राइट, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।